गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट जो वीडियो लेक्चर था आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट में, लेक्चर नंबर 8, उसमें अपने स्टार्ट किए थे वृद्धि प्रतिरूप। वृद्धि प्रतिरूप या ग्रोथ मॉडल्स। वृद्धि प्रतिरूप या ग्रोथ मॉडल्स। और मैंने आपको बताया था कि समष्टि में होने वाली जो वृद्धि होती है वो वृद्धि बच्चों दो प्रकार की होती है। एक तो चरघातांक की वृद्धि और दूसरी होती है बच्चों संभार तंत्र वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और दूसरी होती है बच्चों लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्लियर? चरघातांकी प्रकार की जो वृद्धि होती है उसमें बनता है जे शेप्ड वृद्धि वक्र या ज्यामितीय वृद्धि वक्र। क्लियर? और बच्चों जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, संभार तंत्र वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि वक्र बनता है एस शेप्ड या सिग्मोइड वृद्धि वक्र। क्लियर? अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1, चरघातांकी वृद्धि। चरघातांकी वृद्धि। अब देखो बच्चों, चरघातांकी वृद्धि क्या होती है और चरघातांकी वृद्धि होने के लिए दशाएं क्या होनी चाहिए। देखो, आदर्शतः आइडियल कंडीशन है, आदर्शतः संसाधन असीमित होने पर। देखो बच्चों, शुरू में ही कंडीशन लग गई है, संसाधन क्या है? असीमित। और वो जनरली नेचर में नहीं होता है। भले ही संसाधन पर्याप्त हों, खूब ज्यादा हों, लेकिन वो कभी ना कभी क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। यहां पर कंडीशन क्या लगाई गई है? आदर्शतः संसाधन असीमित होने पर। प्रत्येक जाति में अपने जैविक विभव को महसूस करने की क्षमता होती है। क्लियर? भाई, अगर असीमित संसाधन मिले और मृत्यु दर निम्नतम हो तो हर जाति अपने जैविक विभव, बताया था पीछे आर, मैक्सिमम रिप्रोड्यूसिबल कैपेसिटी, अधिकतम प्रजनन क्षमता को महसूस करने की क्षमता होती है अगर संसाधन क्या मिले? असमित मिले। जैसा कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण में बताया था। जैसा कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण में बताया था। अब संसाधन असीमित होने पर समष्टि चरघातांकी रूप से वृद्धि करती है। समष्टि कैसे ग्रोथ करती है? चरघातांकी रूप से वृद्धि करती है। माना कोई n आकार की समष्टि है,
माना कोई n आकार की समष्टि है, t समय पर समष्टि का आकार या घनत्व होगा। t समय पर समष्टि का आकार या घनत्व होगा। तो बच्चों वो घनत्व कितना होगा, ध्यान देंगे। t समय पर समष्टि का आकार या घनत्व होगा या उसमें कितना परिवर्तन होगा, तो ध्यान देंगे dn अपॉन dt, कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ, बराबर b माइनस डी इंटू एन। क्लियर। अब देखो बच्चों यहां पर b से मतलब लगाना है अपने को, b से यहां पर मतलब लगाना है बर्थ रेट। b से मतलब क्या लगाना है बच्चों, जन्म दर, प्रति व्यक्ति या प्रति जन्म नहीं, जन्म दर। और d से यहां पर मतलब लगाना है क्या, मृत्यु दर। तो कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ समष्टि के आकार में, तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन, b फॉर बर्थ रेट, d फॉर डेथ रेट। और मान क्या लेते हैं, b माइनस डी बराबर r मान लेते हैं। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ध्यान से समझना बच्चों, जो चर घातांक की वृद्धि है, उस चर घातांक की वृद्धि के लिए जो वृद्धि का समीकरण होगा, फॉर्मूला होगा, वो क्या बन जाएगा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, r क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर। आर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कि साहब जो नेचुरल ग्रोथ है वो मैक्सिमम किस लेवल से हो सकती है, उसको अपन मान सकते हैं आर। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर, समष्टि की वृद्धि में, समष्टि की वृद्धि में या समष्टि की वृद्धि को जैविक व अजैविक कारक कैसे प्रभावित करते हैं। समष्टि की वृद्धि को अजैविक व जैविक कारक कैसे प्रभावित करते हैं, या ऐसे मान लो अजैविक व जैविक कारकों का समष्टि की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वृद्धि पर प्रभाव के निर्धारण हेतु आर एक महत्वपूर्ण प्राचल है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना गया है आर को, कि साहब आर का मान कितना है। उस आर के मान से इस चीज का पता लगाया जाता है कि साहब जो नेचुरल ग्रोथ हो रही है कि जीवों की समष्टि की, उस ग्रोथ पर जैविक और अजैविक कारकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आर का मान ज्यादा है मतलब उनसे वो समष्टि कम प्रभावित हो रही है, अच्छी वृद्धि कर रही है। आर का मान कम है मतलब उन कारकों से वो समष्टि ज्यादा प्रभावित हो रही है, कम ग्रोथ कर रही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं, जैसे देखें नार्वे चूहे के लिए, नार्वे चूहे के लिए जो आर का मान बताया गया है 0.015। आटा भृंग के लिए, आटा भृंग के लिए जो आर की वैल्यू बताई गई है वो है बच्चों 0.12। और 1980 की
जनगणना के अनुसार भारत में मानव समष्टि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो आर की वैल्यू बताई गई है वो 0.0205, ये किसकी वैल्यूज बताई गई है? आर की वैल्यू। तो बच्चों आर का मान कितना है, कम है कि ज्यादा है, उसका निर्धारण होगा किससे? कि साहब जो पर्यावरणीय कारक है जैविक और अजैविक वो समष्टि की वृद्धि पर क्या प्रभाव डालते। इसीलिए मैंने लिखा है साहब समष्टि की वृद्धि को जैविक व अजैविक कारक कैसे प्रभावित करते हैं। वृद्धि पर प्रभाव के निर्धारण हेतु आर एक महत्वपूर्ण प्राचल है कि साहब कारकों का वृद्धि पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसके मान से पता लगाया जाता है? आर के मान से पता लगाया जाता है। अब बच्चों अगर अपन ग्राफ देखें, ये जो बात हो रही थी कि साहब ज्यामितीय वृद्धि होती है, तो बच्चों ग्राफ कैसा बनता है? जे शेप का ग्राफ बनता है। देखिए ये मान लेते हैं t समय, ये n समष्टि घनत्व, क्लियर। और ये बिंदु अपन मान लेते हैं बच्चों के, ये क्या मान लेते हैं अपन? के आपने पढ़ रखा है, वहन क्षमता, ठीक है, या पोषक क्षमता। किसी आवास में किसी जाति के अधिकतम सदस्यों के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, तो किसी आवास में किसी जाति के सदस्यों की वो जो अधिकतम संख्या है जिसका भरण पोषण कर सकता है वो आवास, उस अधिकतम संख्या को ही क्या कहेंगे? के, ठीक है। तो जब समय और समष्टि के घनत्व के बीच में बच्चों ग्राफ बनाया जाता है तो वो ग्राफ ऐसा जे शेप का वो ग्राफ आता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dn/dt = RN, क्लियर। और इसी फॉर्मूले का अगर अपन देखें इंटीग्रेटेड फॉर्म, समाकलित रूप, तो NT बराबर N0ERT, NT बराबर N0ERT। NT T समय पर समष्टि, N0 शून्य समय पर समष्टि, क्लियर। E प्राकृतिक लघुगणकों का आधार, R वृद्धि की इंट्रिंसिक दर और T हो जाएगा समय। तो बच्चों जब समष्टि संसाधन असीमित होने पर चरघातांक की वृद्धि करती है तो वृद्धि का जो वक्र बनता है वो वृद्धि का वक्र बच्चों कैसा बनता है? जे शेप का बनता है। अब इस जे शेप के वृद्धि वक्र की क्या क्या विशेषता है, इसमें कौन कौन सी फेज अवस्थाएं होती है, उनका अध्ययन अपन बच्चों अब करते हैं, क्लियर। देखो बच्चों अगर अपन बात करते हैं जे वृद्धि वक्र की अवस्थाएं, जे वृद्धि वक्र की अवस्थाएं, पहली जो फेज बताई गई है वो है बच्चों लैग फेज। पहली फेज कौन सी बताई गई है? लैग फेज। तो देखो लैग फेज में क्या होता है, जीव आवास में
अनुकूलित हो रहे होते हैं। भाई शुरुआत से जीव जो होता है वो अपने आवास के अकॉर्डिंग ढला हुआ नहीं होता है, तो इस समय पर जीव जो होते हैं वो आवास में अनुकूलित हो रहे होते हैं। समष्टि में वृद्धि एब्सेंट या फिर अत्यंत क्या होती है, कम होती है। और जब जीव किसी आवास में अपने आप को ढाल लेता है, अनुकूलित हो जाता है, तो उसके बाद में बच्चों वो संसाधनों का अपनी पूरी क्षमता से उपभोग करता है, जिससे समष्टि की तेजी से वृद्धि होती है और ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता है। ये ऐसी सिचुएशन अपन मान सकते हैं। TN के, तो ये ऐसे मान लो धीमा, ये जो समय है ना, यहां पर ये अनुकूलित हो रहे हैं या धीमी वृद्धि हो रही, इस अवस्था को अपन मान सकते हैं लैग फेज। अब देखो बच्चों, लोग फेज चरघातांकी अवस्था। अब इसमें क्या होता है, आवास में अनुकूलित होने पर जीव पूरी क्षमता से संसाधनों का उपयोग कर तेजी से जनन करते हैं, जिससे समष्टि में तीव्र वृद्धि होती है, जिससे समष्टि में क्या होती है, तीव्र वृद्धि होती है। और बच्चों जो ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता है। ये ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ बच्चों तेजी से ऊपर चढ़ता है। तो ये तीव्र वृद्धि का जो ये काल होता है या ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था को कहा जाता है बच्चों एक्सपोनेंशियल फेज या चरघातांकी अवस्था। क्लियर? अब ऐसा काम कब तक चलता रहेगा, जब तक मान लो संसाधन उपलब्ध होंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है इस प्रकार सा होने के बाद, अब देखो माना जीवों की जो संख्या है वो चली गई वहन क्षमता से आगे। वहन क्षमता ही तो एक अधिकतम संख्या है जो आवास होल्ड कर सकता है। अब देखो संख्या के से अधिक होने पर, संख्या के से अधिक होने पर या समष्टि का आकार के से अधिक होने पर क्या होता है बच्चों, संसाधन कम हो जाते हैं, संसाधन कम हो जाते हैं, घटने लगते हैं, संसाधन घटने लगते हैं। जीवों के बीच स्पर्धा ऐसे मान लो बढ़ जाती है, वातावरणीय प्रतिरोध बढ़ जाता है, मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है। और जो ये ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ाता, ये ग्राफ धड़ाम से ऐसे नीचे गिरता है। मतलब पॉपुलेशन जो होती है वो पॉपुलेशन क्या हो जाती है, अंततः क्रैश हो जाती है, नष्ट हो जाती है, संसाधन समाप्त, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो होती है वो अंततः क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, क्योंकि इतनी संख्या को होल्ड करने के लिए संसाधन अवेलेबल नहीं है। तो जब चरघातांकी प्रकार की वृद्धि होती है तो अंततः बच्चों क्या होता है, ये काम होने की वजह से वो पॉपुलेशन क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। दो अवस्थाएं हो गई, एक लैग फेज और दूसरी लोग फेज। आगे बच्चों बात समझ में। अब देखो, अब प्रकृति के अंदर इस प्रकार की वृद्धि नहीं होती। आप जानते हैं हर जाति के जीव जो होते हैं वो एक निश्चित संख्या में, कम ज़्यादा संख्या में बने रहते हैं। कभी उनकी संख्या कम हो जाती है, कभी उनकी संख्या अधिक हो जाती है, लेकिन जनरली नेचर में ऐसा नहीं होता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही क्या हो जाए, क्रैश हो जाए।
अभी जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल देखें, मानसून या बरसात के समय कीट, मानसून या बरसात के समय कीट। और जैसे एग्जाम्पल देखें, एक एनिमल होता है लैमिंग ऑफ टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश में लैमिंग होता है। ऐसे ही अगर अपन देखें एल्गल ब्लूम, एल्गम ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन, कोई गंदी झील वील तालाब जिसमें प्रदूषक पोषक पदार्थ ज़्यादा हो तो शैवाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये मानसून में बारिश के टाइम पे आपने नोटिस भी किया होगा, बारिश का समय होता है, अचानक से कीटों की संख्या बढ़ जाती है और जैसे ही वो मौसम समाप्त होता है पूरे के पूरे कीट क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो मानसून या बरसात के समय कीटों की वृद्धि है, टुंड्रा प्रदेश में लैमिंग की वृद्धि, जलाशय में एल्गल ब्लूम का बनना, ये सब बच्चों किसके उदाहरण हैं, जो चरघातांक की वृद्धि है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसके उदाहरण है। क्लियर। अब याद रखने वाली चीज क्या क्या है, चरघातांक की वृद्धि कब होगी, जब संसाधन असीमित हो। क्लियर। चरघातांक की वृद्धि में वक्र कौन सा बनता है, जे शेप का। समीकरण क्या होता है, dn/dt इजिकल टू rn। कितनी अवस्थाएं हैं, 2, लैग और लोग। पॉपुलेशन में अंततः क्या होता है, पॉपुलेशन क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। ये हो जाएंगे बच्चों उदाहरण। क्लियर। अब अपन दूसरे प्रकार की वृद्धि पढ़ते हैं, संभार तंत्र वृद्धि। दूसरे प्रकार की वृद्धि कौन सी है बच्चों, संभार तंत्र वृद्धि। देखो बच्चों, दूसरे टाइप की ग्रोथ देखो, लॉजिस्टिक ग्रोथ या संभार तंत्र वृद्धि। देखो अब होता क्या है, प्रकृति में किसी भी आवास में असीमित संसाधन नहीं होते हैं। प्रकृति में किसी भी आवास में असीमित संसाधन नहीं होते, कभी भी खत्म होने वाले नहीं होते। ऐसे मान लो भले ही पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन देर सवेर वो संसाधन क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। ठीक है। अब ध्यान दो, सीमित संसाधनों हेतु जीवों में क्या होती है बच्चों, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। और जो प्रतिस्पर्धा में योग्य होता है वो ही क्या बचता है, जीवित बचता है। जैसे डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताया, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सबसे फिट होगा, तंदुरुस्त होगा, वही सर्वाइव कर पाएगा, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ऐसे मान लो कोई सा भी आवास हो प्रकृति में, उसके पास में एक निश्चित मात्रा में संसाधन होते हैं। क्लियर। और वो संसाधन एक निश्चित पॉपुलेशन का ही क्या कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं। क्लियर। तो उन निश्चित संसाधनों के लिए जीवों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, और प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें जो योग्य होगा बच्चों वो ही सरवाइव कर पाएगा। अब ये बात बहुत सारे देशों की सरकारों को समझ में आ गई है। हर देश के पास में अपने निश्चित संसाधन हैं। अब अगर लगातार पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी तो बच्चों ऐसे तो वो संसाधन कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है।
एक लिमिटेड पॉपुलेशन को ही तो वो संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो जब विभिन्न देशों की गवर्नमेंट को ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये बिंदु समझ में आ गया, तो बच्चों उन्होंने समष्टि के आकार को, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए खूब सारे क्या बना दिए, नियम बना दिए। आगे बात समझ में। अब बच्चों इस प्रकार की वृद्धि की अगर अपन जैसे बात करते हैं, उसी प्रकार से भाई प्रकृति में एक निश्चित क्या होती है, वहन क्षमता होती है। प्रत्येक आवास में किसी जाति के अधिकतम संख्या को भरण पोषण के संसाधन उपलब्ध होते हैं। बस उस जीव की वो जो अधिकतम संख्या है उस आवास में, वही उस आवास की क्या होती है, वहन क्षमता या पोषण क्षमता होती है। अब देखो यहां पर अगर बात की जाए एन आकार की समष्टि में, एन आकार की समष्टि में टी समय के बाद क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों अगर समीकरण अपन देखते हैं तो ध्यान देना, dn अपॉन dt इजिकल टू आर एन, आर बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, पीछे अपन ने पढ़ाया था। अब यहां पर बच्चों k माइनस एन अपॉन के, ये इक्वेशन हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा किसका, संभार तंत्र वृद्धि का, dn अपॉन dt इजिकल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। अब ये क्या है तो ध्यान देंगे बच्चों, k माइनस एन अपॉन के ये है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, वातावरणीय प्रतिरोध। ध्यान देंगे बच्चों, ये जो वातावरणीय प्रतिरोध होते हैं, वातावरणीय प्रतिरोध किसी जाति की जैविक विभव से जनन में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। वातावरणीय प्रतिरोध किसी जाति के जैविक विभव से जनन करने की क्षमता में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। ये बाधक जैविक एंड अजैविक, ये जो बाधक होते हैं ये बाधक बच्चों जैविक या अजैविक हो सकते हैं, ये बाधक। और ये बाधक किसी जाति के जैविक विभव को महसूस कराने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अरे यार ये बात समझ में, तो k माइनस एन अपॉन के को अपन क्या मान सकते हैं, वातावरणीय प्रतिरोध, जिनकी वजह से लगाम लग रही है किसी समष्टि के ऊपर। उन वातावरणीय प्रतिरोधों की वजह से ही समष्टि अपने जैविक विभव को महसूस नहीं कर पाती, वहां तक नहीं पहुंच पाती। अब आपको एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान देनी है बच्चों, देखो जो वातावरणीय प्रतिरोध है, पोषक क्षमता या वहन क्षमता तथा वास्तविक जनसंख्या के बीच अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो वातावरणीय प्रतिरोध होता है, ये पोषक क्षमता या वहन क्षमता इसको मान लेते हैं के, और वास्तविक जनसंख्या इसको मान लेते हैं एन। इनके बीच का जो अंतर होगा उस अंतर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, वातावरणीय प्रतिरोध। अब सिंपल सी बात है, ऐसे इमेजिन करो, माना कि सपोज कोई आवास है, कोई आवास मान लो, और उस आवास में अगर अपन बात करें बाघ की समष्टि की,
मान लो बाघ की समष्टि, मान लो कि साहब बाघों की कोई समष्टि है 1000, उसका अपन के मान लेते हैं बाघों के लिए कि साहब वो आवास है और वो 1000 बाघों तक भरण पोषण कर सकता है। क्लियर? तो वो 1000 जो संख्या है उस आवास की बाघों के लिए क्या हो जाएगी, वहन क्षमता हो जाएगी। ये तो मान ली चलो वहन क्षमता। अब अगर अपन मान लो बाघ की समष्टि का वास्तविक आकार, वास्तविक संख्या की अगर अपन बात करें, सपोज वास्तविक संख्या कितनी है, 600 ही है। मान लो वास्तविक संख्या कितनी है, 600, तो अंतर कितने का रह गया n और k के बीच, ऐसे मान लो 400। तो अंतर अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध भी कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आवास के पास में इतने सदस्यों को उपलब्ध करवाने के लिए संसाधन है। अब मान लो n का आकार बढ़ गया, सपोज बाघों की संख्या हो गई कितनी, 800 है, और k की वैल्यू कितनी है, 1000। तो अब ये अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंतर कम हो जाएगा तो बच्चों वातावरणीय प्रतिरोध जो होगा वो वातावरणीय प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है पोषक क्षमता या वहन क्षमता तथा वास्तविक जनसंख्या के बीच अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, वातावरणीय प्रतिरोध। अगर k और n के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो वातावरणीय प्रतिरोध कम होगा, और डिफरेंस कम है तो वातावरणीय प्रतिरोध ज्यादा होगा। जैसे जैसे बच्चों वातावरणीय प्रतिरोध बढ़ता जाता है, ऐसे मान लो वैसे वैसे संसाधनों के लिए जीवों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती जाती है। जन्म दर में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, मृत्यु दर बढ़ने की क्या हो जाती है, संभावनाएं बढ़ जाती है, जिससे समष्टि के आकार पर लगाम लग जाती है। ठीक है, अब अगर नेचर में देखें तो बच्चों अधिकांश जीवों के केस में ऐसा ही होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो ये चरघातांक की वृद्धि होती है, इस चरघातांक की वृद्धि का समीकरण, इक्वेशन क्या होता है, जो वृद्धि का वक्र बनता है वो कौन सा होता है, उस वक्र के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उन पर अपन ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, अगर समय और समष्टि के आकार, समय और समष्टि का आकार, घनत्व, ठीक है, ये वैल्यू अपन मान लेते हैं इस आवास की k, क्या मान लेते हैं, k। तो बच्चों जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है सिग्मोइड, एस शेप का। ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, सिग्मोइड कर्व बनता है। फॉर्मूला क्या बता देंगे, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। k माइनस n अपॉन k क्या है ये मैं आपको समझा चुका। तो बच्चों वृद्धि का जो वक्र बनता है वो कैसा बनता है, एस शेप्ड या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। इसको बच्चों विरहुष्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र, विरहुष्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र भी इसको कहा जाता है। तो कैसा वृद्धि वक्र बनता है, एस शेप का। अब ध्यान देंगे, जो ये एस शेप्ड वृद्धि वक्र है में 5 फेजेज, 5 अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती। एक एक पर ध्यान देते हैं बच्चों। सबसे पहले है लैग फेज, ठीक है। तो लैग फेज बच्चों वही किसी जीव की जाति का शुरुआती
समय होता है, मतलब लैग फेज में समष्टि वृद्धि अनुपस्थित या फिर अत्यंत अल्प होती है। क्यों? इस समय अपने आप को जीव आवास के अनुकूलित बनाते हैं, ढालते हैं आवास में रहने के हिसाब से। क्लियर? दूसरी जो फेज होती है पॉजिटिव एसिलरेशन फेज, धनात्मक त्वरण अवस्था, धनात्मक त्वरण अवस्था। अब जब जीव अपने आप को ढालना चालू कर देते हैं, ढलना ही स्टार्ट हो जाएगा तो जनन करेगा। अब जनन करेगा तो उससे संख्या बढ़ेगी, तो ये समष्टि में धीमी वृद्धि का क्या होता है? काल होता है। अब अपन जानते हैं कि आवास के पास तो एक अधिकतम संख्या के भरण पोषण के लिए संसाधन है, अभी उतनी संख्या हुई नहीं है। तीसरी जो फेज है वो है चरघातांकी अवस्था, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। अब इस लॉग फेज में क्या होता है बच्चों? समष्टि में ज्यामितीय रूप से तेजी से वृद्धि होती है। समष्टि में ज्यामितीय रूप से तेजी से वृद्धि होती है। क्यों? कारण क्या है? वातावरणीय प्रतिरोध अभी कम है, संसाधन ज्यादा है, जन्म दर ज्यादा है। ऐसा होने की वजह से समष्टि ज्यामितीय रूप से तेजी से वृद्धि करती है और बच्चों ये ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता है। बस इसी को क्या कहते हैं? चरघातांकी अवस्था। नेक्स्ट, ऋणात्मक त्वरण अवस्था या मंदन, नेगेटिव एसिलरेशन फेज। अब देखो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है तो ग्राफ के की ओर बढ़ रहा है ना, अधिकतम संख्या की ओर बढ़ता जा रहा है। तो अब देखो जैसे जैसे संख्या में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे संसाधनों में क्या आएगी? कमी आएगी। वैसे वैसे संसाधनों में कमी आएगी। वातावरणीय प्रतिरोध बढ़ेगा, जन्म दर कम हो जाएगी। भाई वातावरणीय प्रतिरोध बढ़ेगा तो जिस विभव से, जिस क्षमता से जनन कर पा रहे थे उस क्षमता से जनन नहीं कर पाएंगे, तो जन्म दर में क्या आएगी? कमी आएगी और ग्राफ धीमा हो जाएगा, तेजी से चढ़ना बंद हो जाएगा। बस इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण अवस्था। ये अपन मान लेंगे। अब इस प्रकार से ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण अवस्था। और लास्ट है बच्चों स्थिर प्रावस्था। ये जो चीज बता रखी है ग्राफ आके अब क्या हो गया? स्टेबल हो गया। किस पर स्टेबल हो गया? के पर। तो देखो जब समष्टि का आकार, जब समष्टि का आकार के पर पहुंच जाता है तो जन्म दर व मृत्यु दर क्या हो जाती है? समान हो जाती है। और ग्राफ बच्चों आगे ऊपर नहीं चढ़ता है। जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाती है, ग्राफ आगे ऊपर नहीं चढ़ता है। ये जो अवस्था होती है इसी को क्या कहेंगे बच्चों? स्थिर प्रावस्था। अब सोच के देखो चरघातांक की वृद्धि में अंततः क्या हुआ था? पॉपुलेशन क्रैश हो गई थी, लेकिन संभार तंत्र वृद्धि में अंततः क्या हो रहा है? जो ग्राफ होता है वो ग्राफ स्थिर हो जाता है जन्म और मृत्यु दर के बराबर होने की वजह से। कहां तक पहुंचने के बाद? के तक पहुंचने के बाद। तो बच्चों दोनों के मैंने आपको समीकरण बता दिए,
दोनों के ग्राफ पढ़ लिए और उन ग्राफ की स्टेजेज पढ़ ली। अब दोनों प्रकार के वृद्धि के प्रतिरूपों में क्या डिफरेंस है, अब तक की पढ़ाई से अपने क्या समझ में आया है, उसका सार एक कॉलम वाइज एक टेबल बनाकर बच्चों में दोनों का सार लिख देता हूं। ज्यामितीय व चरघातांकी व संभार तंत्र वृद्धि में अंतर। तो ध्यान देंगे, चरघातांकी वृद्धि और संभार तंत्र वृद्धि, क्लियर? क्या डिफरेंस है देखो, चरघातांकी वृद्धि कब संभव है? जब संसाधन असीमित हो, ठीक है। संभार तंत्र वृद्धि कब होती है? जब संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। अब बच्चों वास्तविकता आपके समझ में आ गई होगी। क्या प्रकृति में संसाधन असीमित होते हैं? क्या भले ही पर्याप्त हों, खूब ज्यादा हों, लेकिन वो कभी ना कभी तो सीमित हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो चीज है ये ऐसे मान लो सामान्य नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब इस प्रकार की वृद्धि या ग्राफ जो होता है वो कम यथार्थपूर्ण होता है। ये चीज ज्यादा रियलिस्टिक है, अधिक यथार्थपूर्ण है, ज्यादा रियल है, ठीक है। इसमें बच्चों अगर अपन समीकरण देखें तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू Rn, ठीक है। इसमें अगर समीकरण अपन देखते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल टू Rn के माइनस एन अपॉन के, मतलब यहां पर वातावरणीय प्रतिरोध का योगदान नहीं है। यहां पर वातावरणीय प्रतिरोध का योगदान है, क्लियर। इसमें जो ग्राफ बनता है जे शेप्ड, इसमें जो ग्राफ बनता है एस शेप्ड, क्लियर। इसमें ग्राफ में दो अवस्थाएं लैग और लोग, और इसमें बच्चों ग्राफ में 5 अवस्थाएं। समझ में आ रही बात? अपनी बुक में भले ही 3 दी हुई है, लैग, फिर धीमा बढ़ेगा, फिर तेज बढ़ेगा, फिर मंदन होगा और फिर स्थिर हो जाएगा। 5 अवस्थाएं होती है इसमें 3। अंततः क्या होता है? अंततः समिष्टि समाप्त या नष्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है बच्चों? अंततः समिष्टि स्थिर हो जाती है। अंततः समिष्टि क्या हो जाती है बच्चों? स्थिर हो जाती है, क्लियर। इसका जैसे एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका, एल्गल ब्लूम, ठीक है। बरसात में कीट, ये सब के इसके उदाहरण हैं। इसकी अगर बात करें, यीस्ट कोशिकाएं संवर्धन प्लेट में, संवर्धन प्लेट में जो यीस्ट कोशिकाएं हैं वो कैसी वृद्धि करती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ करती है, संभार तंत्र वृद्धि होती है। तो बच्चों ये अपनी बुक के अंदर 2 प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप दिए। अब देखो अपन पारिस्थितिकीय अध्ययन कर रहे हैं समिष्टि के आधार पर। समिष्टि क्या है, उसके गुण क्या थे, समिष्टि का घनत्व, समिष्टि में वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, समिष्टि की वृद्धि के पैटर्न कौन कौन से, ठीक है। अब जो लास्ट और सबसे मेजर पॉइंट इस चैप्टर का अपने को पढ़ना है वो है बच्चों समिष्टियों में पारस्परिक क्रियाएं,
ठीक है। समिष्टियां आपस में धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन कई प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं करती है। उन पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यहां तक अपन वृद्धि के दोनों प्रतिरूपों की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। धन्यवाद।